नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीक अकेडमी में। राजस्थान पॉलिटी अपना कंप्लीट हो गया और राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने बताया था आपको कि कुछ टॉपिक बाकी है, उनकी अपन अलग से वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। फसलें अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज पढ़ेंगे अपन प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, है ना। सिंचाई परियोजनाओं का आपको पता है कि लगभग 2 प्रश्न यहाँ से आपके परीक्षाओं में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आते हैं और उसमें से ऐसे प्रश्न वो है जो आप आराम से कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं इसमें आराम से, ठीक है। सिंचाई परियोजना कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। अगर आप पेज के हिसाब से देखोगे तो 3 पेज में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा-सा स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है? राजस्थान के भूगोल में, उसके बाद में जनसंख्या है, पशुधन है, पर्यटन है और आपके एक टॉपिक और बचेगा। कुल मिला के 4 टॉपिक आपके बाकी रह जाएँगे, राजस्थान भूगोल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक राजस्थान भूगोल में बाकी क्लासेस नहीं देखी, क्लास ज़रूर देखना। राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसे भी उसकी भी क्लास आपको देखनी है अभी, ठीक है? उदय पॉइंट चलेंगे। सीधी-सीधी बात है। पहली बात है कि आपके राजस्थान में जल संसाधन की स्थिति। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जो पानी है, उसकी कितनी मात्रा, चाहे आपके भूतल में जो पानी है, उसकी कितनी मात्रा आपके स्थित है। या भारत से तुलना करेंगे कि भारत में जो पानी की मात्रा मापी जाती है, अनुमान लगाया जाता है, उसकी तुलना में राजस्थान में कितना जल दोहन होता है, फिर कितने जल से आपकी सिंचाई की जाती है, ठीक है? तो ये अपन चीज़ इसमें पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। पहली बात तो ये कि राजस्थान में जल की बात करें तो देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16% राजस्थान में है। सीधा टू द पॉइंट बातें हैं, अपन रामायण नहीं पढ़ेंगे और वन लाइनर के सीधे-सीधे आप ये मान लीजिए कि 1 पॉइंट का मतलब है 1 प्रश्न, ठीक है? तो जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत राजस्थान में अवस्थित है? इस तरह का प्रश्न आपके आएगा। आपको टिक कर देना है कि लगभग 1.16% राजस्थान में अवस्थित है। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि आया नहीं है। आरपीएससी ने पूछा हुआ है और अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा हुआ है। अधीनस्थ बोर्ड तो आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में पूछेगा। आरपीएससी आपसे स्टेटमेंट में घुमा के पूछेगा, ठीक है? लेकिन बात यही है कि कुल सतही जल की बात करेंगे, तो पूरे भारत का लगभग 1.16% जल हमारे है राजस्थान में और ये बहुत चिंता की विषय है क्योंकि हम क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़े स्टेट में आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़े राज्य में जो पानी की मात्रा है वो सबसे कम है, ठीक है? तो ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं देश के कुल भूमिगत जल की, जो सतह पर दिखाई देता है नदियों वगैरह का पानी है 1.16% और जो आपके भूमि के अंदर आप कह सकते हो कि जिनको आप नलकूपों के द्वारा इस्तेमाल लेते हो, इस तरह का जल है आपके 1.72%, ठीक है? दूसरा ये याद रखना है। कुल भूमिगत जल कितना है राजस्थान में? भारत का 1.72% आपके भूमिगत जल है। सतही जल है आपके 1.16%। ये दोनों ही बातें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला राजस्थान में आपके श्री गंगानगर है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में सिंचाई की जाती है, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, किसी एक संसाधन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? ना मैं नलकूप की बात कर रहा, ना मैं तालाबों के द्वारा सिंचाई की बात कर रहा। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई या सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो आप वहां टिक करके आओगे कि श्री गंगानगर सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है राजस्थान का, ठीक है? एक एक लाइन में एक एक प्रश्न है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, याद रखना। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? चूरू। चूरू न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। तो चूरू ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है ना। चूरू बीकानेर जो दिल्ली वाला ऊपर उठा हुआ भाग है मरुस्थल का, यहाँ पर कोई नदी नहीं मिलती। ये बात आपको याद रखनी है। तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्री गंगानगर है, न्यूनतम सिंचाई वाला जिला चूरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला श्री गंगानगर है। सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? श्री गंगानगर में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन से जिले में आता है? ये भी आपके गंगानगर जिले में आता है। सिंचित क्षेत्र भी गंगानगर जिले में आता है और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है राजसमंद। ये बिल्कुल राजसमंद आपको याद रखना है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कहाँ आता है? राजसमंद में। सिंचाई क्षेत्रफल के आधार पर एक तो राजसमंद छोटा जिला है, तो अगर उसके सिंचाई के कुल ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे कम सिंचित क्षेत्र में आपके राजसमंद का जिला समन जिला आ जाता है, ठीक है? वापस देख लीजिए, राजस्थान देश में कुल सतही जल का 1.16% है, ठीक है? भूमिगत जल का 1.72% है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में की जाती है। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला आपके चूरू है ना? ये आप टिक कर सकते हो चूरू पे, वैसे तुक्का मारना चाहो तो, ठीक है? एक डाटा है आपके सिंचित क्षेत्रफल एवं स्रोतवार विवरण है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है उसके आधार पर बात करेंगे। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 95,47,हजार हेक्टेयर। आप इसको कर सकते हैं कि 95
47 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि संभावना कम है, आर्थिक समीक्षा में अपन जब पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 95.47 लाख हेक्टेयर आपके कुल सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, सकल शुद्ध सिंचित क्षेत्र है आपके 95.47 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है आपके? 1.29 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कितना है आपके? 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्रफल, तो ये आपको याद नहीं रखना है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है, जो सिंचाई की जाती है ओवरऑल राजस्थान में, उसमें पहली बात तो आपको याद रखना है, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल जिसमें सिंचाई की जाती है वो कितना है? वो है 95.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में राजस्थान में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में नलकूपों के द्वारा लगभग 50% सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई जयपुर में होती है। दूसरे नंबर पर भरतपुर क्षेत्र इसमें आ जाता है। नलकूपों की बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस संसाधन से की जाती है? कौन सा संसाधन है जो सर्वाधिक सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है? वह है नलकूप। नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, इस बात को याद रखना है भैया ना। कितनी? लगभग 50% सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है। सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है, उसके बाद में भरतपुर आता है। कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है 24%, है ना, लगभग 24%। सर्वाधिक कुओं के द्वारा सिंचाई भी आपके जयपुर में की जाती है। जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में सर्वाधिक कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जयपुर में सर्वाधिक कुओं के द्वारा, कुआं और आपके नलकूप, इन दोनों संसाधनों के द्वारा जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। जयपुर याद रखना भाई। ठीक है, और सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? श्री गंगानगर में ओवरऑल, है ना, याद रखना। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में की जाएगी। आपको पता ही भाई, वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, तो सर्वाधिक नहरों वाला आप कह सकते हो कि श्री गंगानगर जो क्षेत्र है वहाँ नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई की जाती है। 23.05% कितने? 23.05% सिंचाई आपके जो है वो नहरों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचाई है नलकूप के द्वारा लगभग 50%। उसके बाद में है कुएं लगभग 24%। पहले पे आएगा नलकूप, ये क्रम भी पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है नलकूप के द्वारा। उसके बाद में है कुआं, उसके बाद में है नहर। क्या है आपके? उसके बाद में है नहर, उसके बाद में अन्य संसाधन याद रखना है, फिर आप तालाब यहाँ लिख सकते हैं, तालाब, है ना। ये लगातार चार आप यदि बात करोगे, चार सिंचाई के संसाधनों की बात करोगे, तो सर्वाधिक आपके नलकूप आएगा, फिर कुआं, फिर नहर, फिर तालाब। नलकूप और कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है, नहर के द्वारा गंगानगर में, तालाब के द्वारा भीलवाड़ा में होती है। ठीक है, तालाब 0.43% है, सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। अन्य माध्यम क्या है? 2.41% है, ये नहीं पूछना आपसे। कुएं और नलकूप मिलाकर कुल 29.39% सिंचाई करते हैं। ये प्रश्न आरपीएससी ने सेम टू सेम पूछ लिया था, कुएं और नलकूपों के द्वारा कुल कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था स्टेटमेंट में, वहां बताया गया कि कुएं और नलकूपों के द्वारा कुल जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 55% की जाती है। स्टेटमेंट गलत है, 55% नहीं है, कितनी है? 29.39% है। ठीक है, 69 से काम हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। वापस देख लीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है, सर्वाधिक लगभग 50% है। उसके बाद में कुओं का योगदान है 24%। उसके बाद में 23% योगदान आता है आपके नहर का। तालाब सबसे कम होती है, तालाब से भीलवाड़ा में, नहर से गंगानगर में, कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है भाई। ठीक है, और आपके कुएं और नलकूप को मिलाकर लगभग 70% सिंचाई आपके की जाती है। आगे आ जाइए, मैं बात कर रहा हूँ सिंचाई परियोजनाओं की, और सिंचाई परियोजनाओं में बात करें तो सिंचाई परियोजनाओं के कई कौन, एक तो आपने देखा कि साधन कौन से हैं, संसाधन कौन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया कि आप नलकूप से सिंचाई करते हो, कुएं द्वारा सिंचाई करते हो, नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से आप सिंचाई करते हो। ठीक है, लेकिन आपने जो बोला कि जो प्रोजेक्ट भी तो होते हैं ना भाई, नदी पर डैम बना दिया, उससे भी तो सिंचाई की जाती है ना। तो इस तरह जो नहर निकालना, ये परियोजना लाना, इससे किस तरह आप कितने भागों में बांटते हो उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 मेन भाग होते हैं इसके। मेन तो इसके है लघु परियोजना, फिर है मध्यम परियोजना, फिर है बृहद परियोजना। ठीक है, लघु परियोजना होती है 0 से 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो सिंचाई कर दे। ठीक है, इनकी कुल संख्या राजस्थान में 40 है। सर्वाधिक योगदान सिंचाई में आपके लघु परियोजनाओं का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इस बात को याद रखना, ये समझने वाली बात है। आलोक राज जी आपसे बार बार बोल रहे हैं कि मैं पेपर का लेवल अच्छा बनाऊंगा, वो बार बार बोल रहे हैं, तो आपको उसकी बात को सीरियस लेना है, क्योंकि वो बोर्ड का अध्यक्ष है। पेपर कैसा बनेगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बात को बहुत सीरियसली लेना है आप लोगों को कि 0 से 2000 का क्षेत्रफल मतलब कुल लघु सिंचाई परियोजना है। मध्यम परियोजनाएं हैं 2000 से 10,000 हेक्टेयर में,
बड़ी परियोजनाएं होती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में जो सिंचाई करते हैं उनको बड़ी परियोजनाएं कहते हैं। राजस्थान में बड़ी परियोजनाएं 7 है, राजस्थान में मध्यम परियोजनाएं 6 है, राजस्थान में सर्वाधिक 40 जो संख्या है वो है लघु परियोजनाओं की। तो राजस्थान की सिंचाई में सर्वाधिक योगदान कौन सी परियोजनाओं का है? लघु परियोजनाओं का। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा, इस बात को याद रखना। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं में राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं में सर्वाधिक राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं में सर्वाधिक योगदान देती है, सर्वाधिक योगदान देती है। पहला है आपके लघु सिंचाई परियोजना, लघु प्रोजेक्ट या लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। दूसरा है मध्यम, तीसरा है आपके बड़ी परियोजना, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई और लगा देता हूँ, आप में से कुछ लोग ई पर भी टिक कर सकते हैं, है ना, भरोसा नहीं है ना। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा आपकी? राजस्थान में सिंचाई परियोजना में सर्वाधिक योगदान। तो आपसे ना नलकूप पूछा है, ना कुआं पूछा है, ना नहर पूछा है, ये प्रश्न अलग तरीके से आपसे पूछ लिया, तो वहां आप टिक करोगे। जो लघु परियोजनाएं होती है वो राजस्थान में 40 है, इनका योगदान सिंचाई में सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है आपसे, है ना, याद रखना। इस तरह का प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में देखने को मिलता है भैया, ना, याद रखना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों के लिए, जैसे कि सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन आदि में प्रयोग की जाती है, मत्स्य पालन आदि परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जबकि परियोजनाएं 3 प्रकार की होती है, लघु, मध्यम और बृहद परियोजना। लघु है 0 से 2000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक है मध्यम परियोजना, और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर आते ही आपकी हो जाती है बड़ी परियोजनाएं। बड़ी परियोजनाओं की बात करेंगे, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि यहाँ से बहुत बार आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, इस बात को याद रखना। चंबल वाली परियोजना आपके थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, काफी बार यहाँ से प्रश्न भी पूछने को मिले हैं भैया, ना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है? पहली बात तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य में पहला प्रश्न ही आपके जो बड़ी परियोजनाओं का है वो ये बनेगा कि कौन कौन से राज्यों के साझेदारी से ये परियोजना चल रही है। तो राजस्थान, चंबल याद रखना कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से उद्गम होगा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस परियोजना पर आपके ये परियोजना चल रही है, बहुउद्देशीय परियोजना। दोनों का योगदान है 50-50%। राजस्थान मध्य प्रदेश का योगदान 50-50% है। यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण की गई है, और वर्तमान में इसमें कुल 4 बांध इस परियोजना पे बने हुए हैं। कौन सी परियोजना पे है? चंबल परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यदि मैं बात करूं, ये राजस्थान है आपके, ठीक है, ये राजस्थान है, और यहाँ से आपके ये परियोजना निकलती है, चंबल परियोजना। ये इस तरह आपकी ये परियोजना है। इस 4 बांध बने हुए हैं। तो आप सोचोगे कि 4 बांध कौन कौन से है? भाई एक बांध यहाँ पर है, एक बांध यहाँ पर है, एक बांध यहाँ पर है, और एक बांध यहाँ पर है। कुल 4 बांध इस परियोजना पर बने हुए हैं। जो बांध पहली बार बना हुआ, सबसे पहला बांध जो इस परियोजना पे बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है भाई? आपको उस बांध का नाम याद रखना है। वो है आपके गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर। बाद में जो बांध आता है उसका नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। उसके बाद में जवाहर सागर, कोटा बैराज आप लिख लीजिए, कोटा बैराज या जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर। ये 4 बांध है आपके कौन सी परियोजना पर? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना पर। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य में 50-50% की भागीदारी से है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, एमपी के मध्य में 50-50% की भागीदारी से है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध जो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान से बाहर है, ठीक है, पहला बांध राजस्थान से बाहर है। बाकी के तीनों बांध आपके राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, याद रखना। इस परियोजना पे जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है भाई? इस परियोजना पे सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? गांधी सागर बांध है, ठीक है, याद रखना ये सारी बातें। इस पर यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। कुल विद्युत उत्पादन की बात करें तो 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है इस परियोजना से। कितना? 386 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से। राजस्थान और एमपी 193 मेगावाट का आपके बंटवारा कर लेते हैं। मुख्य लाभ है बाढ़ नियंत्रण में, में ज्यादा पानी आ जाए तो ये बांध जो है बाढ़ नियंत्रण में काम आते हैं, मृदा कटाव को रोकते हैं, मत्स्य पालन, बीहड़ नियंत्रण आदि प्रोजेक्ट में ये काम आते हैं आपके, याद रखना भी, ठीक है। प्रथम चरण की बात करें, मैंने बताया कि परियोजना 3 चरणों में चल रही है। कितने चरणों में? 3 चरणों में चल रही है। पहला चरण है 1960 में शुरू होता है, इसमें गांधी सागर बांध बनता है, इसमें कोटा बैराज बांध बनता है।
गांधी सागर की यदि बात करें, गांधी सागर मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में है, मैंने बता दिया आपको अभी। 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 23 मेगावाट की 5 यूनिट यहाँ काम कर रही है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो गांधी सागर बांध है उससे 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में आता है। कोटा बैराज केवल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखना। कोटा बैराज केवल सिंचाई बैराज है, केवल सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया गया, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। इससे जल विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं किया जाता। दूसरा चरण है 1970 में चलता है। इसमें राणा प्रताप सागर बांध बनवाया गया और राणा प्रताप सागर में आपके याद रखना है कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जल विद्युत क्षमता इसका सर्वाधिक है। चंबल परियोजना में जो 4 बांध बने हुए हैं, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में, इसमें सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता किसकी है? वो है राणा प्रताप सागर की। राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है। 43 मेगावाट की 4 यूनिट यहाँ काम करती है। 43 इंटू 4 करोगे तो 172 मेगावाट आपके आ जाएगा। तो यहाँ से नहरें निकाली गई है। बाई नहर कोटा बूंदी तरफ की तरफ जाती है तथा दाई नहर भी इसमें है। तो दो बाई और तथा दाई तरफ इससे नहरें निकाली गई है, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल लिफ्ट नहरों की बात करें तो 14 लिफ्ट नहरें आपके चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में लगी हुई है। 8 राजस्थान में है और 6 आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण 1972 में शुरू होता है। जवाहर सागर बांध या फिर कोटा बांध भी इसको बोलते हैं, कोटा बूंदी की सीमा पर है। अब ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा बूंदी की सीमा पर अवस्थित है? ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो टिक करना है आपके जवाहर सागर बांध और कोटा बांध। याद रखना ये जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा बैराज नहीं है, कोटा बैराज नहीं है, वो अलग बांध है, याद रखना। इससे भी आपके 99 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उत्पादन किया जाता है। 33 इंटू 3 करोगे तो आप 99 में जाएगा। 3 यूनिट चल रही है आपकी। सर्वाधिक लाभान्वित जिले है कोटा, बारा एवं बूंदी। चंबल परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन कौन सा है? कोटा, बारा एवं बूंदी है। राजस्थान में इस परियोजना में कुछ लिफ्ट नहरें हैं। दिगोद कोटा में है, जालीपुरा कोटा में है, पचेत बारा में है, कचारी बारा में, सोरखंड बारा, गणेशगंज बारा, अंता बारा और अंता माइनर बारा। ये किस पर है? ये है जवाहर सागर बांध पर। जवाहर सागर बांध पर ये चंबल परियोजना की जो लिफ्ट नहरें है, राजस्थान में चंबल की सभी लिफ्ट नहरें, चंबल परियोजना में ओवरऑल बात करें जो लिफ्ट नहरें है, वो लिफ्ट नहरें आपके याद रखनी है दिगोद कोटा में है, ठीक, और जालीपुरा कोटा में है। 2 कोटा में है, दिगोद और जालीपुरा, ये याद रखना। कोटा में 2 आपके लिफ्ट नहरें हैं। कौन कौन सी है? 8 लिफ्ट नहरों में से परियोजना में 8 लिफ्ट नहरें हैं, उसमें से 2 कोटा में है, दिगोद और जालीपुरा की सारी आपके 12 में है। अंता माइनर तो आपको याद हो जाएगा। चेत, कचारी, सोरखंड और गणेशगंज याद रखना है। चेत, कचारी, सोरखंड और गणेशगंज आपको याद रखना है, ठीक है। के चंबल परियोजना की बात चल रही थी। चंबल परियोजना में मैंने बताया कि 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध है, लेकिन गांधी सागर बांध में आपको इतना याद रखना है कि गांधी सागर बांध की जो आपके 23 इंटू 5 मेगावाट, 23 मेगावाट की 5 यूनिट मतलब 115 मेगावाट आपके जल विद्युत क्षमता का उत्पादन करता है। ठीक है, गांधी सागर बांध ये पहले चरण में इसका निर्माण शुरू होता है। ये मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है। राणा प्रताप सागर बांध सर्वाधिक क्षमता में आपके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करता है 172 मेगावाट का। 43 इंटू 4 यूनिट लगी हुई 43 मेगावाट की। कोटा बैराज केवल सिंचित बैराज है, यहाँ से केवल सिंचाई की जाती है, इससे जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता। जवाहर सागर बांध से सिंचाई की जाती है। जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। 33 मेगावाट की 3 यूनिट यहाँ कार्य कर रही है। चंबल परियोजना याद रखना भी, ठीक है। बताइए, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे भैया ना, नहीं वैसे आप लोग हो जाएगा, आप लोगों को याद है ना। ना ही बजाज सागर परियोजना, ना ही बजाज सागर परियोजना, वापस से एक बार अपन मैप से समझेंगे जैसे अपन ने वहां देखा था कि ना ही बजाज सागर परियोजना, ये लीजिए, ठीक है। अभी राजस्थान है, लेकिन माही नदी चंबल तो आपके ऐसे निकल गई थी यहाँ से, है ना, पूरब की तरफ होते हुए निकल गई थी, दक्षिण से पूरब की ओर। लेकिन माही नदी की बात करोगे आप, यदि मैं जब मैंने नदियां पढ़ाई थी मैंने बताया था आपको, ये इस तरह माही नदी निकलती है, ठीक है। ये माही नदी का रास्ता है। माही नदी इस तरह आपके प्रवेश करती है राजस्थान में, दक्षिणी हिस्से को कवर करती है, दक्षिण से निकलती है, दक्षिण में प्रवेश, दक्षिण में से प्रवेश करती है राजस्थान में, दक्षिण में ही निकल जाती है ना। गुजरात व राजस्थान की ये परियोजना है। 55 और 45 का अनुपात है। वहां कितना अनुपात था? राजस्थान में चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का 50-50% का रेशियो है। यहाँ गुजरात और राजस्थान में 55-45 का रेशियो है, मतलब गुजरात 55% योगदान दे रहा है इस योजना में, राजस्थान 45% का योगदान देता है। प्रमुख बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध इस योजना पर प्रमुख बांध बना हुआ है, ठीक है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3100 मीटर का। कागदी पिकअप बांध भी बना हुआ है, कागदी पिकअप कढ़ाना बांध गुजरात में, ये प्रमुख बांध बने हुए हैं माही प्रोजेक्ट पर, ठीक है। कुल 140 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता का उत्पादन करता है।
25 मेगावाट की दो 25 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है और 45 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है। कुल मिलाकर आपके 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो राजस्थान को ही मिलती है। पूरी लाइट आपके जैसे जितने भी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, संपूर्ण विद्युत राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संपूर्ण विद्युत का उत्पादन जो किया जाएगा इस परियोजना में, वह आपके राजस्थान को मिलेगी। राजस्थान को लाभ मिलता है। जो आपके माही बजाज सागर परियोजना है, उसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपके राजस्थान को मिलती है। इसमें कुछ नहरें भी निकाली गई है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में है, आनंदपुरा भूकिया नहर बांसवाड़ा में है। ये वन लाइनर में प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में भीखाबाई सागवाड़ा नहर चल रही है, नहर का कार्य किया जा रहा है, पर नहर क्रियान्वित की जा रही है। तो याद रखना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर आपके माही प्रोजेक्ट में है और ये डूंगरपुर में आती है। भीखाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर में। आनंदपुरा भूकिया नहर कहाँ है? बांसवाड़ा में भाई, ठीक है। आनंदपुरा भूकिया कहाँ है? ये के बांसवाड़ा में है भाई, ठीक है। यहाँ देख लीजिए वापस से, माही प्रोजेक्ट की अपन बात कर रहे थे। माही प्रोजेक्ट में मैंने बता दिया कि एक तो आपके माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबाई की बात करें, ये लगभग 3100 मीटर का है, पर 3109 मीटर इसकी लंबाई है माही बजाज सागर बांध की। ये जो परियोजना है, ये जो प्रोजेक्ट है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में राजस्थान तथा गुजरात का योगदान है। राजस्थान तथा गुजरात का योगदान है। राजस्थान का योगदान इसमें 45% का है, गुजरात का योगदान इसमें 55% का है। इस बात को याद रखना। इस परियोजना से 140 मेगावाट जल विद्युत क्षमता हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है और इसका संपूर्ण लाभ राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को मिलता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को मिलता है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में ये लाभ इसका मिलता है, जो 140 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है माही बजाज प्रोजेक्ट के साथ में। इसमें 2 नहरें भी निकाली गई है। एक नहर का नाम है आनंदपुरा भूकिया नहर, आनंदपुरा भूकिया नहर, ये आपके बांसवाड़ा में है। कहाँ है? आपके बांसवाड़ा में है। दूसरी नहर है आपके, दूसरी नहर का नाम क्या था भैया आपके? भीखाबाई सागवाड़ा नहर है ना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, ठीक है। सागवाड़ा नहर ये आपके डूंगरपुर में है। दोनों नहरों के नाम याद रखना, ये माही बजाज सागर परियोजना पर बनी हुई है। रेशियो जरूर आपको याद रखना है हर एक प्रोजेक्ट का, कि कौन से राज्य का कितना % योगदान है आपके, है ना। फिर है रामजल सेतु लिंक परियोजना, ईआरसीपी आप इसको बोलते हो, ईआरसीपी। घोषणा की गई थी बजट 2024-25 में, किसके? ईआरसीपी की घोषणा की गई है। 28 जनवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान तथा मध्य प्रदेश सरकार के मध्य में एमओयू साइन किया गया। किस किस के मध्य में? जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा मध्य प्रदेश, तीनों का ये प्रोजेक्ट है। कौन सा? राम जल सेतु परियोजना, या फिर आप ईआरसीपी भी इसको बोलते हो। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है और एमओयू राजस्थान सरकार, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य में किया गया है। वित्तीय अंशदान की बात करें, पैसों की बात करें, तो केंद्र सरकार इस योजना में आपके इस प्रोजेक्ट में 90% पैसा लगाएगी। राज्य सरकार 10% देती है, जिसमें राजस्थान सरकार का 5% है और मध्य प्रदेश सरकार 5% है। ईआरसीपी में जो पैसा खर्च किया जाएगा 100%, उसका 90% पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार देगी। 10% पैसा मिलाकर कौन कौन देगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों का 5-5% का योगदान रहेगा। याद रखना, यदि पूछ लिया जाए कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान कितना % अंशदान रहेगा, ईआरसीपी में राजस्थान का कितना % अंशदान है, तो राजस्थान का अंशदान कितना है ईआरसीपी में? 5% का है। याद रखना भी, ठीक है, याद रखना। लाभान्वित जिलों की बात करें, ईआरसीपी में 17 जिले लाभान्वित होते हैं, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा। कुल मिलाकर यदि मैं राजस्थान की ईआरसीपी प्रोजेक्ट की बात करूं, तो आप इसमें एक तुक्का भी मोटा मोटा मार सकते हो कि ये जो क्षेत्र आता है, कौन सा क्षेत्र? पूरा बाला क्षेत्र। जैसे आप यहाँ से गिनोगे कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एबीसीडी तो ये आ जाएगा आपके। फिर आपके जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर, दौसा, टोंक नया डिस्ट्रिक्ट बना है आपके। खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, यहाँ आपके बूंदी भी आता है। और मध्य प्रदेश के 13 जिले इसमें लाभ लेते हैं, मतलब राजस्थान के 17 जिले हैं प्लस मध्य प्रदेश के 13 जिले इस प्रोजेक्ट के तहत लाभान्वित होंगे। कौन सा प्रोजेक्ट है? ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, ठीक है। झालावाड़, बारां, कोटा ये भी लाभान्वित होते हैं, बूंदी लाभान्वित होता है। तो इसका मतलब ये कि बूंदी नहीं है इसमें ना, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, अच्छा बूंदी भी है ना। हडोती वाला रीजन मान लीजिए आप, हडोती वाला रीजन प्लस ए बी सी डी मान लीजिए आप, है ना। ए बी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो आपका बच जाएगा टोंक,
सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में खैरतल तिजारा। ये जिले इसमें लाभान्वित होते हैं, 17 जिले, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को याद रखना, रामजल सेतु या ईआरसीपी प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तथा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, इन तीनों का प्रोजेक्ट है। और इसमें राजस्थान सरकार का पैसा 5% है, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा 5% है, भारत सरकार का पैसा 50% है। 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा कर दी गई। इसमें मध्य प्रदेश के 13 जिले, राजस्थान के 17 जिले लाभान्वित होते हैं। एक प्रोजेक्ट है आपके परवन बहुउद्देशीय परियोजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना आपको याद रखना है भाई, परवन बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट ये क्या है? ये झालावाड़ के पास में स्थित है। इसका मतलब आपको केवल झालावाड़ याद रखना है, कावदा झालावाड़, है ना। कावदा झालावाड़ में परवन बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट गतिरत है आपके परवन नदी पे। शिलान्यास 17 सितंबर 2013 को कर दिया गया था, लेकिन जब से अब तक इसका काम चल ही रहा है भाई। परवन प्रोजेक्ट झालावाड़ में, कावदा झालावाड़, बस इतना याद रखना है कि कावदा झालावाड़, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। कावदा झालावाड़ में क्या है आपके? परवन बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी कुल भराव क्षमता है 490 मिलियन घन मीटर उपयोग, ठीक है। उपयोग ये तो इसको भूल जाइए, बस इतना याद रखना है कि आपके जो परवन बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है, पहली बात तो उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है। कुल भराव क्षमता याद रखनी, 490 मिलियन घन मीटर इसकी कुल भराव क्षमता है। 317, इसमें क्या याद रखना है? 317 मिलियन घन मीटर जल इसमें आरक्षित हो सकता है, ठीक है। और बाकी की ये चीजें आपको नहीं याद रखनी, कोई बात नहीं। इसमें एक और बात याद रखनी है कि इसमें फव्वारा प्रोजेक्ट है आपके, ये लीजिए, ठीक है। ये जो फव्वारा सिंचाई तकनीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके राजस्थान में एक नहर चलती है, नर्मदा नहर। नर्मदा नहर देश की ऐसी पहली नहर थी, कौन सी? नर्मदा नहर देश की ऐसी पहली नहर थी जिसमें फव्वारा तकनीक, सिंचाई के लिए फव्वारा तकनीक अनिवार्य कर दी थी, तकनीक अनिवार्य थी। ऐसी देश की पहली नहर कौन सी थी? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, नर्मदा प्रोजेक्ट देश का ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है आपके अनिवार्य कर दी गई थी, वो थी नर्मदा नहर, ठीक है। भी याद रखना, जो आपके प्रगतिरत है आपके कौन सी परवन बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें भी आपके फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है, इस बात को याद रखना। इसमें ये सारी बातें आपके कोई काम की नहीं है, बस इतना याद रखना कि भाई पेयजल के लिए भी पानी दिया जाएगा, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए भी इसमें पानी दिया जाएगा, ठीक है। पेयजल हेतु पानी की व्यवस्था की जाएगी, बाकी की चीजें कोई काम की नहीं है। इतना याद रखना है कि परवन बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट 2013 में इसका शिलान्यास कर दिया गया, अभी भी प्रगतिरत है। काबजा झालावाड़ में ये आता है। कुल भराव क्षमता इसकी 490 मिलियन घन मीटर है। इसमें फव्वारा तकनीक अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है, शेरगढ़ अभ्यारण्य में जलापूर्ति करेगा। इसमें सिंचाई के साथ में जल विद्युत और पेयजल परियोजना भी ये शामिल है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना में यही होता है कि आप बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्य, जैसे सिंचाई करना, पेयजल करना, विद्युत का उत्पादन करना, वो सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बारे में आपका एक प्रश्न तुक्का होता है किसी भी परीक्षा में, एक प्रश्न तुक्का होता है। इसको मरुगंगा कहते हैं, राजस्थान की जीवन, मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं, थार की जीवन रेखा कहते हैं, और रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहते हैं। ये उतना नाम याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली को मरुगंगा कहा जाता है? मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की स्वर्ण रेखा। मरुस्थल की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, थार की जीवन रेखा, किसको कहते हैं भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। 1948 की बात है, इंजीनियर का नाम था कंवर सेन। सेन द्वारा ये विचार दिया गया कि आप नहर बनवा दीजिए। 31 मार्च 1958 को गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। 11 अक्टूबर 1961 को के उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास गोविंद बल्लभ पंत है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, परीक्षाओं में आ चुका है ना। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे राष्ट्रपति? इनके द्वारा क्या 11 अक्टूबर 1961 को उद्घाटन किया गया। 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखना 2 नवंबर 1984 को इसका नाम रख दिया गया, राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम बदल दिया गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। कुल लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर ये लंबी है। मुख्य नहर इसमें 445 किलोमीटर लंबी है। नहर 204 किलोमीटर लंबी है। पानी नियंत्रण के लिए इसमें स्काडा प्रणाली सिस्टम लगाया गया है। आपको पता है कि अभी जो आपके बांध बन रहे हैं, जैसे बीसलपुर का बांध है, माही बजाज सागर बांध है, इनमें भी आपके स्काडा तकनीक लगाई गई है। स्काडा तकनीक क्या करती है? जल नियंत्रण के लिए स्काडा तकनीक जल नियंत्रण हेतु लाभप्रद है, याद रखना, के लिए प्रयोग की जाती है स्काडा तकनीक।
वापस देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात चल रही थी। मरुगंगा मरुस्थल की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। उसमें मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर, फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर फीडर नहर है, मुख्य नहर है आपके 445 किलोमीटर। इसमें स्काडा सिस्टम लगा हुआ है जल नियंत्रण के लिए। इसका उद्घाटन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया और इसका शिलान्यास गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया 31 मार्च 1958 को। 1948 में सर इंजीनियर कंवर शेर द्वारा इसका विचार दिया गया कि भाई ऐसी आप इंदिरा गांधी नहर एक नहर राजस्थान नहर बना दीजिए, ठीक है। बात करें इसमें प्रमुख लिफ्ट नहरें, इसमें 7 लिफ्ट और कितनी 9 शाखाएं कार्यरत है। 7 लिफ्ट है और 9 शाखाएं है इंदिरा गांधी नहर पर। इंदिरा गांधी नहर पर 7 लिफ्ट है और 9 शाखाएं है। 7 लिफ्ट में है चौधरी कुंभाराम, कुंवरसेन, पन्नालाल बारूपाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। ये 7 लिफ्ट नहरें हैं, आपको याद रखनी है। 7 लिफ्ट नहरों में चौधरी कुंभाराम पहली लिफ्ट है, सर्वाधिक जिलों में इसका विस्तार है। पहली लिफ्ट है चौधरी कुंभाराम। कुंभा क्या करता था, जहां जाता ना वहीं युद्ध जीत के आता, अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता। कौन? कुंभा। कुंभाराम लिफ्ट जो है ना वो बहुत सारे जिलों में, सर्वाधिक जिलों में इसका विस्तार मिलता है भाई ना। चौधरी कुंभाराम का विस्तार सर्वाधिक जिलों में मिलता है। सुपरसेन, सुपरसेल जो आपके कौन सी लिफ्ट नहर है भैया ना, सबसे लंबी है पहली के लिफ्ट नहर है भाई। पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? कंबरसेन। कंबरसेन कौन था? मैंने बताया कि 1948 में इस व्यक्ति ने ही विचार दिया था कि एक नहर बना दीजिए राजस्थान के लिए। कंबरसेन ने ही विचार दिया था, ये इंजीनियर था, तो ये जीवन दाता है, इसी का विचार था, तो इसके नाम पर पहली नहर, पहली लिफ्ट का उद्घाटन किया गया। तो याद रखना कंबरसेन जो लिफ्ट नहर है वो पहली लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी भी कंबरसेन है, सबसे लंबी भी कंबरसेन है, याद रखना। वीर तेजाजी नागौर से है, लेकिन नहर आ रही है आपके इधर श्री गंगानगर से, तो बोला कि भाई इस छोटी बना दीजिए, है ना। सबसे छोटी सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है कंबरसेन, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंबरसेन, सबसे छोटी है वीर तेजाजी और सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है चौधरी कुंभाराम। सर्वाधिक जिलों में है चौधरी कुंभाराम, सर्वाधिक जिलों में है चौधरी कुंभाराम, सबसे लंबी है कंबरसेन। कंबरसेन ने विचार दिया, उसके नाम पर सबसे लंबी पहली कंबरसेन, ठीक है। पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? कंबरसेन लिफ्ट नहर, पहली कंबरसेन लिफ्ट नहर, ठीक है। सबसे छोटी है वीर तेजाजी, ठीक है। एक है पन्नालाल बारूपाल, उन्नी सिंह, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण व्यास। गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण व्यास, गुरु जम्बेश्वर, जय नारायण व्यास और करणी सिंह, तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल। फिर है शाखाएं, 9 शाखाएं इस पर। बाई तरफ है रावतसर शाखा, बाई तरफ एकमात्र शाखा है वो है रावतसर शाखा, बाकी की शाखाएं 8 है। कौन सी? दाई तरफ है। याद रखना आपके जो शाखाएं है इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर, आईजीएनपी प्रोजेक्ट पर कुल 9 शाखाएं है। कितनी? 9 शाखाएं। लेकिन बाई तरफ आने वाली शाखा एकमात्र है, वो है आपके रावतसर। एकमात्र शाखा जो बाई ओर है वो है रावतसर, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है। रावतसर बाई ओर की शाखा एकमात्र पूछा जाएगा एग्जाम में। दाई तरफ 8 शाखा है, कौन कौन सी है? कंबरसेन, गंधेली साहिबा, ठीक है। और आपके ये मतलब पूरी नहीं लिखा हुआ, पर ये इसमें है कि इस प्रोजेक्ट पर शाखाएं नहीं लिखी हुई है। ये जो प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस कंबरसेन, गंदेली साहिबा के साथ में है आपनी योजना, जर्मनी के सहयोग से चल रही है, ठीक है। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट योजना, ये सारी परियोजनाएं किस पर संचालित है? पेयजल परियोजनाएं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर है राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट योजना, आपनी योजना जर्मनी के सहयोग से गंदेली साहिबा पर है, और कंबरसेन पेयजल परियोजना किस पर है भाई? ये आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित पेयजल परियोजना है। तो यहाँ अपन पढ़ रहे थे सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए आपके 7 लिफ्ट नहर निकाली गई और आपके सिंचाई के लिए 9 शाखाएं निकाली गई। लेकिन पेयजल शाखाओं की बात करें, पेयजल नहर के लिए, पेयजल के लिए इंदिरा गांधी नहर से कमरसेन पेयजल परियोजना निकाली गई, गंदेली साहिबा निकाली गई, राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट योजना पेयजल के लिए, ये पेयजल के लिए है तीनों, गंदेली साहिबा, कंबरसेन और राजीव गांधी, ये पेयजल के लिए है भाई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में है गंग नहर। गंग नहर आपके याद रखना, इसको बीकानेर नहर भी कहा जाता था। 1921 में इसकी शुरुआत की गई, उद्घाटन होता है 1927 में, लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन एवं की नहर कौन सी है? गंग नहर। पहली बार आप कह सकते हो कि भाई पहली बार जो की नहर का निर्माण किया गया, आधुनिक तौर पर कह सकते हैं इसको, विश्व की सबसे प्राचीन तो नहीं कह सकते, इससे पहले भी नहरों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि के तौर पर विश्व की सबसे प्राचीन नहर है ये, कौन सी? गंग नहर, ठीक है। 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सी? गंग नहर। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंग नहर। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है गंग नहर।
कंबर सेन को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि कंबर सेन ने आपके 1948 में किसका विचार दिया था, आपके आईजीएनपी का विचार दिया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार दिया था। आधुनिक भारत का भागीरथ है कंबर सेन, याद रखना भैया ना। उसके बाद में है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना 2008 में शुरू होती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से आपके नर्मदा नहर निकाली गई। नर्मदा नहर जो है पूर्णतः संपूर्णतः बूंद बूंद सिंचाई पर जो आपकी इजरायली तकनीक है, इजरायली तकनीक बूंद बूंद, और ऐसी देश की पहली सिंचाई परियोजना है नर्मदा नहर। देश की पहली, देश की ऐसी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिस पर बूंद बूंद तकनीक को लागू किया गया, वो है नर्मदा नहर। लंबाई की बात करें 532 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बाड़मेर और जालौर इससे लाभान्वित होते हैं। नर्मदा नहर राजस्थान में बाड़मेर को लाभान्वित करती है और जालौर को लाभान्वित करती है। राजस्थान के 2 ही जिले आपके इससे लाभान्वित होते हैं। कौन सी नहर से? नर्मदा नहर से, है ना। कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है नर्मदा नहर। राजस्थान में 74 किलोमीटर में नर्मदा नहर आती है, याद रखना भाई, ठीक है। याद है, आगे आ जाइए। आगे है राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना का प्रश्न काफी बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना जो है रावी ब्यास का अतिरिक्त जल इसको लेकर आती है। कौन सी? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। इसमें पानी कहां से आएगा? रावी और ब्यास नदी जो है उसका जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसके लिए चलाई गई है। 1989 में इसका शिलान्यास किया गया। पिरानी गांव भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है। लंबाई की बात करें तो 137 किलोमीटर लंबी है। राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को लाभान्वित करती है। हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को लाभान्वित करती है। रावी ब्यास नदी का पानी आता है इसमें। 1989 में इसको शुरू किया, शिलान्यास किया गया। ये आपके भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर भादरा हनुमानगढ़ से शुरू होती है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। यमुना नहर या गुड़गांव नहर, याद रखना। यमुना आगरा से आती है ना। राजस्थान तथा हरियाणा की साझेदारी से बनी हुई है ये नहर। यमुना नहर तथा गुड़गांव नहर, गुड़गांव हरियाणा में आता है, तो इसमें याद रखना राजस्थान तथा हरियाणा के सहयोग से, राजस्थान तथा हरियाणा के सहयोग से चल रही है यमुना नहर या गुड़गांव नहर। राजस्थान में कामा के पहले डीग पढ़ते थे आप लोग, डीग डीग वो कामा भरतपुर पढ़ते थे, अब डीग में याद रखना, डीग नया जिला बन गया है। कामा डीग से आपके राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। ये डीग भरतपुर को सिंचाई तथा अजान बांध, कहाँ है आपके भरतपुर में, अजान बांध के माध्यम जो आपके घना पक्षी बिहार है इसको भी जलापूर्ति करती है। कौन सी? यमुना नहर या गुड़गांव नहर। यमुना नहर डीग और भरतपुर को लाभान्वित करती है। यमुना नहर या गुड़गांव नहर। करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने आपको, एक और यमुना प्रोजेक्ट है ना, वो आपके करंट अफेयर में याद रखना, वो आपके शेखावाटी क्षेत्र में आपके पेयजल लेकर आएगा, ठीक है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर रावी और व्यास नदी का अतिरिक्त पानी लेकर आता है राजस्थान में। हरियाणा और राजस्थान का प्रोजेक्ट है। कौन सा? यमुना नहर या गुड़गांव नहर। और ये आपके भरतपुर और भरतपुर में अजान बांध है, केवलादेव अजान बांध से पानी जाएगा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में, उसको लाभान्वित करेगा। ठीक, तथा भरतपुर में सिंचाई का जल आता है आपकी यमुना नहर या गुड़गांव नहर से, ठीक है। याद रखना इस बात को। उसके बाद में है आपके भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। 1948 में इसका निर्माण किया गया। यह एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध जो है एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। 1948 में सतलज नदी पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, भाखड़ा नांगल परियोजना। राजस्थान का इसमें योगदान है 15.2%। राजस्थान का इसमें योगदान कितना है? 15%, 15.2% है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की परियोजना है। राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की परियोजना है। और इसमें बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना की, तो इसमें राजस्थान का योगदान है 15.2%। राजस्थान का योगदान कितना है? 15.2%। इसमें 227 मेगावाट आपके राजस्थान को जल विद्युत क्षमता प्राप्त होगी, ठीक है। शीतकाल में आईजीएनपी को पोंग बांध से जलापूर्ति की जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखना, पोंग बांध से इंदिरा गांधी नहर को आपकी जलापूर्ति की जाती है सर्दियों के मौसम में। एक परियोजना है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज, रावी और व्यास नदी का पानी इससे आता है। राजस्थान को जलापूर्ति का 59% भाग पोंग बांध से तथा 20% भाग पंडोह बांध से प्राप्त होता है। इस पॉइंट को यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ काट दीजिए। व्यास परियोजना की बात चल रही है। व्यास परियोजना में क्या है आपके सतलज, रावी, व्यास का अतिरिक्त पानी आता है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो है व्यास प्रोजेक्ट, ये व्यास नदी पर है, व्यास नदी पर है। और इसमें जो सतलज, रावी तथा व्यास का जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसके लिए बनाया गया है पोंग बांध। कौन सा बांध है भाई? पोंग बांध है। और एक बांध है पंडोह बांध। पोंग बांध है और पंडोह बांध। पोंग बांध जो है आपके ये इससे 59% जल, कितना? 59% जल। पंडोह बांध का 20% जल, 20% जल किसको मिलता है? ये मिलता है राजस्थान को। किसको मिलता है? राजस्थान को। ये जो पोंग बांध है
तो शीतकाल के समय पानी जम जाता है, तो आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल के समय पेयजल की आपूर्ति करता है पौंग बांध। शीतकाल में के जलापूर्ति करता है पौंग बांध। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध शीतकाल के समय इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पेयजल की आपूर्ति करता है, पानी की जलापूर्ति करता है, वो है पौंग बांध। याद रखना भी, ठीक है। उसके बाद में छोटी मोटी परियोजनाएं देखते हैं। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना गिरि नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान की परियोजना है। रेणुका परियोजना गिरि नदी पर है, रेणुका परियोजना गिरि नदी पर, यहाँ पर नदियां इंपॉर्टेंट है। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश, ये ज्यादा कोई आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने डाल दी है, याद रखना, शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना काम की है डूंगरपुर गांव लालसोट में, लालसोट में इसका शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा। 350 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, लालसोट में इसका शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा। 350 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। वर्ष 2027 तक 302 गांवों की 5.58 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। ईसरदा दौसा परियोजना लालसोट में इसका शिलान्यास किया गया, 350 करोड़ रुपए की लागत से है, 302 गांवों को लाभ मिलेगा। 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कौन सा? ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, याद रखना भाई। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना को आपको याद रखना है। छोटी मोटी परियोजनाएं हैं, मध्यम एवं लघु परियोजनाएं, याद रखना। बूंदी की बात करें, बूंदी में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है आपके सूक्ष्म परियोजनाएं? बूंदी में है करदड़ा, मेज, चखण, गुड्डा, जिगजैग या जैत सागर बांध। कहाँ है ये बूंदी में? कौन कौन सा है? करदड़ा प्रोजेक्ट है, ये आपको इस तरह भी मिलेगा। करदड़ा प्रोजेक्ट है, मेज, करदड़ा, मेज, चाखण, गरदड़ा, मेज, चाखण, गुड्डा, जिगजैग और जेत सागर, ये कहाँ है? ये है बूंदी में। 12 में है बैंथली या बैंचली, बैंथली, बिलास, परवन, ल्हासी, हथियादेह, अंधेरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके बैंथली, ठीक है। ये परवन झालावाड़ में है, पर उधर से निकलती है तो आपके यहाँ पे आ गया, फिर झालावाड़ में अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बैंतली और अंधेरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अंधेरी वाला। अंधेरी अंधेरी सूक्ष्म परियोजना कहाँ पर है? अंधेरी लघु परियोजना कहाँ पर है? 12 में। बैंतली 12 में। बूंदी में सर्वाधिक पूछा जाता है गरदड़ा, मेज, गरदड़ा, मेद और चाखड़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैत सागर भी बूंदी में है, याद रखना। झालावाड़ की बात करें, काली सिंध है, चमली, रेवा, राजगढ़, छापी, गागरौन और भीमसागर। भीमसागर बहुत बार पूछी गई है। परवन भी आपके झालावाड़ में है, याद रखना। 12 में भी है आपके परवन, ठीक है। यहाँ 12 भी याद रख लीजिए, ठीक है। झालावाड़ में भी आती है, तो आपको 12 याद रखना है। भीमसागर कहाँ है? झालावाड़ में। दौसा की बात करें, दौसा में सबसे इंपॉर्टेंट आती है माधो सागर बांध। माधो सागर बांध दौसा में है, याद रखना। झिलमिल, चिरमिरी कहाँ है? दौसा में। सवाई माधोपुर करौली की बात करें, सवाई माधोपुर में है ईसरदा, ठीक है। और मोरेसल, पीपलदा और गारदी, आपको पीपलदा सवाई माधोपुर याद रखना है। पीपल का प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में है, ठीक है। उदयपुर डूंगरपुर की बात करें, सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ा अपन ने पढ़ लिया, माही नदी पर है डूंगरपुर में, ठीक है। कौन सी? भीखाबाई सागवाड़ा, माही नदी पर डूंगरपुर में। सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा उदयपुर में है, ठीक है। टोंक में है गलवा और टोरडी सागर, टोंक में है गलवा और टोरडी सागर। धौलपुर में है पार्वती कालीतीर परियोजना, कालीतीर परियोजना और पार्वती धौलपुर में। उदयपुर में है टिड्डी बांध, मदार बांध, मानसी बाकर परियोजना, मालसी बाकर जल सुरंग भी, ठीक है। मदार बांध कहाँ है? उदयपुर में। मदार बांध कहाँ है? उदयपुर में। टिड्डी बांध, ठीक है। अजमेर में है नारायण सागर, मोर सागर। अजमेर में कौन सा है? नारायण सागर, नारायण सागर अजमेर में। प्रतापगढ़ में है पीपलकूट नहर, चित्तौड़गढ़ में है बागन परियोजना, भीलवाड़ा में है मेजा बांध, अड़वाना बांध शाहपुरा में। जालौर में पाली की बॉर्डर पर है बांकली बांध, जालौर पाली में है बांकली बांध। ये आपके सूक्ष्म परियोजनाएं हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा में पूछी जाती है वो है आपके झालावाड़, बारा और बूंदी। इनकी परियोजनाएं सर्वाधिक एग्जाम में आपके पूछी जाती है, ठीक है। एक प्रश्न तो आपके यहाँ से आता है। एक प्रश्न जो आपके बड़ी परियोजनाएं आपने देखी है, बड़ी परियोजनाओं में जैसे आपने माही बजाज सागर प्रोजेक्ट देखा है, चंबल परियोजना देखी है, एक प्रश्न आपके वहां से आ जाता है, ठीक है। कभी कभार आपके जो प्रश्न शुरू होता है, शुरू में स्टार्टिंग में, जैसे आपने पढ़ा था कि राजस्थान में कितने % भूभाग पर जल की उपलब्धता है, ठीक है। भारत की तुलना करते हैं अपन, तो देश का सतही जल 1.16%, देश का भूमिगत जल 1.72%। कभी कभार इस तरह का प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में की जाती है, न्यूनतम सिंचाई चूरू में की जाती है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद में सिंचित क्षेत्र में बात की थी आपने ना, सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है, 50% जयपुर में, नलकूप कुएं से जयपुर में की जाती है, तालाब से भीलवाड़ा में की जाएगी, नहर से गंगानगर में सिंचाई की जाती है। उसके बाद में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म, लघु, जो आपके लघु है
मध्यम है और बड़ी है। लघु परियोजना है 0 से 2000 हेक्टेयर तक है, ठीक है। उसके बाद में चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य में है, 50-50% की भागीदारी से है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। 386 मेगावाट की परियोजना है और 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। इसमें 4 बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है इसमें राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है भाई, ठीक है। उसके बाद में है आपके चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के बाद में है माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान तथा गुजरात के मध्य में है। राजस्थान का योगदान है 45%, गुजरात का योगदान है 55%, है ना। इस पर माही बजाज सागर बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कागदी पिकअप बांध भी है इस पर, और इस पर कढ़ाना बांध गुजरात में भी है। इस पर 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसका पूरा लाभ राजस्थान को मिलता है भाई, ठीक है। 2 नहरें हैं, भिखाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में है, आनंदपुरा भूकिया नहर बांसवाड़ा में है। उसके बाद में माही के बाद में आपने देखा था रामजल सेतु ईआरसीपी। ईआरसीपी में राजस्थान के 17 जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिलों को लाभ मिलता है और इसमें राजस्थान का पैसा 5% जाएगा, 5% मध्य प्रदेश का जाएगा, 90% पैसा केंद्र सरकार आपको देगी। अभी ये प्रक्रियाधीन है, काम चल रहा है। बहुउद्देशीय परियोजना 2013 में इसका शिलान्यास कर दिया गया, अभी भी काम चल रहा है। काबदा में है झालावाड़, याद रखना। और 490 मिलियन घन मीटर इस पर कुल जल भराव क्षमता है। इसमें अनिवार्य रूप से फव्वारा पद्धति अनिवार्य है, याद रखना। यह बहुउद्देशीय परियोजना है क्योंकि पेयजल मिलता है, इससे सिंचाई मिलती है, जल विद्युत उत्पादन भी इससे मिलता है भैया ना। उसके बाद में है आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको मरुगंगा मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। 1948 में कंवर सेन द्वारा इसका नामकरण किया गया, ना इसको शुरू करने का विचार दिया गया, इसलिए इसको आधुनिक भारत का भगीरथ बोलते हैं कंवर सेन को। 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास करते हैं गोविंद वल्लभ पंत और 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका उद्घाटन करते हैं। 1984 में राजस्थान नहर, पहले इसको राजस्थान नहर कहते थे, इंदिरा गांधी नहर को 1984 में नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। कुल 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें मुख्य नहर 445 किलोमीटर है, फीडर नहर है 204 किलोमीटर। स्काडा तकनीक लगी हुई है। स्काडा तकनीक पानी को नियंत्रित करने वाली तकनीक है। कुछ लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। चौधरी कुंभाराम है। चौधरी कुंभाराम का विस्तार, मैंने बोला कुंभा राजा था, बहुत विस्तार करता था, अटैक करता था, सर्वाधिक जिलों में इसका विस्तार है। उसके बाद में कंबर सेन, क्योंकि राजस्थान पूरे भारत का आधुनिक भारत का भागीरथ कहलाता है, कंबर सेन इन्होंने विचार दिया इस नहर के लिए। पहली लिफ्ट नहर आपके कंबर सेन के नाम से थी और सबसे लंबी नहर भी आपके कंबर सेन के नाम से है। पन्नालाल बारूपाल है, वीर तेजाजी, तेजाजी सबसे छोटी आपकी लिफ्ट नहर है। रणजीत सिंह, गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। उसके बाद में इस पर कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। बाईं ओर निकलने वाली एकमात्र शाखा रावतसर है, उसका नाम याद रखना, बाईं ओर रावतसर आती है, ठीक है। पेयजल परियोजना चल रही है इस पर, कंगरसेन परियोजना, गंदेली साहिबा परियोजना। गंदेली साहिबा परियोजना को आपनी योजना भी कहते हैं, जर्मनी के सहयोग से चल रही है। और राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना भी आपके किस पर काम कर रही है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर काम कर रही है। फिर आती है गंगा नहर। गंगा नहर 1927 में शुरू हो जाती है, वैसे तो 1921 में इसकी शुरुआत हो गई थी, उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन करते हैं। और ये राजस्थान की पहली या भारत की पहली पक्की नहर है और राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अमरसेन को याद रखना है। नर्मदा नहर परियोजना 2008 में बनी थी, जो आपके सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उससे इसमें पानी आता है। राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 74 किलोमीटर है। राजस्थान में ये मात्र जालौर और ये बाड़मेर को लाभान्वित करती है। ये देश की ऐसी पहली सिंचाई परियोजना है, कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें बूंद-बूंद तकनीक को लागू किया गया है सिंचाई के लिए। ये तकनीक इज़राइल से ली गई है। कहाँ से ली गई है? इज़राइल से इस तकनीक को लिया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर है। उसके बाद में है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर पर रावी व्यास का अतिरिक्त पानी आता है। इसका शिलान्यास 1989 में किया गया। ये आपके भादरा हनुमानगढ़ में है। इसकी लंबाई 137 किलोमीटर है। ये हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को लाभ प्रदान करती है। यमुना नहर या गुड़गांव नहर, नाम से पता चल गया, गुड़गांव तो हरियाणा और राजस्थान की योजना है, उसकी परियोजना है। और इसमें आपके कामाडीह से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान तथा हरियाणा को लाभान्वित करती है। फिर आपके यमुना नहर में डीग भरतपुर को लाभ मिलता है, नैना पक्षी अभ्यारण्य को लाभ मिलता है, अजान बांध में इसमें पानी आता है। बांका-नांगल प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, सतलुज नदी पर है। एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। राजस्थान का इसमें योगदान है 15.2%। राजस्थान को 227 मेगावाट की विद्युत मिलती है। राजस्थान को 227 मेगावाट की विद्युत मिलती है, इसमें याद रखना भी, ठीक है। ब्यास परियोजना याद रखनी है। ब्यास परियोजना में 2 बांध बने हुए हैं, पोंग बांध और पंडोह बांध। दोनों से राजस्थान को कितना पानी मिलता है? पोंग बांध से मिलता है 59%,
पंडोह बांध से मिलता है 20% पानी। याद रखना, शीतकाल के समय जब इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी हो जाती है, तो पोंग बांध से जलापूर्ति की जाती है। रेणुकूट परियोजना गिरि नदी पर है, बस इतना ही याद रखना है। रखवार परियोजना याद रखना है। ई सरदा दौसा पेयजल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 350 करोड़ की परियोजना है। लाल सोट में इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा। 2027 में इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। 302 गांवों के 5.58 लाख लोगों को ये पेयजल की सुविधा देगी। उसके बाद में छोटी-छोटी परियोजनाएं हैं। बूंदी में है गडरा, मेज, चाखड़, गुड्डा, जिगजैग और जैत सागर परियोजना। 12 में है मैथिली परियोजना, विलास परियोजना, परवन, ल्यासी, हत्यादेव, अंधेरी। झालावाड़ में है कालीसिंध, चमली, रेवा, राजगढ़, भीमसागर, बागरौन, छापी तथा परवन। ठीक है, ये झालावाड़ में है। दौसा में है माधो सागर बांध, याद रखना है। सेंथल, झिलमिल और चिरमिरी। ठीक है। उसके बाद में है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में है ईसरदा परियोजना, पीपलदा परियोजना, ये दोनों ही याद रखनी है। उदयपुर में आपको सोम कागदर और सोम कम्बा कमला अंबा याद रखना है। तथा भीखाबाई सागवाड़ा मैंने बताया था, ये माही नदी पर चल रही है, आपके डूंगरपुर की नहर है भाई, छोटी नहर है, आपके याद रखना है भाई। उसके बाद में टॉक में एक बात याद रखनी है आपको, गलवा और टॉर्डी सागर, ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आता है। धौलपुर की काली तीर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, धौलपुर की काली तीर परियोजना। उदयपुर में मदार बांध स्थित है, इस बात को याद रखना। उदयपुर में मदार बांध बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, लोगों ने जब पहली बार नाम सुना था कोई नहीं करके आया इसको। मदार बांध आपके उदयपुर में आता है। कंटेंट आपको कम लग सकता है, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए सफिशिएंट है भाई। ठीक है। जालौर पाली में आपके बांकली बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा में है अड़वाना, याद रखना भाई, शाहपुरा भीलवाड़ा की परियोजना है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। बागन परियोजना चित्तौड़गढ़ में बागन नदी पर बनी हुई है, घोसुंडा के पास में, बदेसर तहसील में। प्रतापगढ़ में है पीपलखूट नहर, याद रखना। अजमेर में नारायण सागर है और मोर सागर है। तो ये आपके राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं हो चुकी है, सिंचाई परियोजनाएं। यहाँ से आपका प्रश्न आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपके करंट वाली चीजों को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ चीज जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जैसे आपके यमुना नहर चर्चा में थी, वो मैंने आपको बता दिया भाई करंट अफेयर्स में। ठीक है। बाकी की सारी परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी है, तो प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है, बस जितना लिखा है उसको पूरा रट लेना है भाई। ठीक है। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।